हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलका है और मैं आपके ही चैनल लेपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें ज्योग्राफी के सभी चैप्टर कवर कर चुके हैं और अब हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी है। हिस्ट्री में चैप्टर 7 तक अच्छी तरह से समझ लिया है और अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। जी, इस चैप्टर का नाम है गाँव, शहर और व्यापार। प्रभाकर नाम का एक लड़का है जो कि एक लोहार की दुकान पर जाता है। वहाँ देखता है एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया रखा हुआ है। ठीक है, तो वह एक तरफ तो देखता है कि भट्टी जल रही है और दूसरी तरफ देखता है कि दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। ये सब उसे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लोहे के औजार और खेती कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। जो हमारा ये उपमहाद्वीप है, वहाँ पर लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ था। लगभग 3000 साल पहले। मैंने आपको पिछले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, अध्याय 4 चैप्टर 4 जो मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था कि महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार मिले हैं। ये चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं। और चैप्टर 5 में हमने ये भी पढ़ा है कि जुताई के लिए कुल्हाड़ियाँ और हलों के फाल भी शामिल थे लगभग 2500 साल पहले। इसके प्रमाण भी मिले हैं। अब देखते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदम। और इन नए कदम में क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट थी सिंचाई कैसे स्टार्ट हुई, ये देखते हैं कि जो समृद्ध गांव हैं, अगर वह समृद्ध गांव नहीं होते तो जो राजाओं के जो राज्य हैं वह भी समृद्ध नहीं होते। इसीलिए कृषि के विकास के लिए नए औजार तथा रोपाई के लिए सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। और सिंचाई किससे होती थी? नहरों से, कुओं से और तालाब से। और कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। ठीक है, ये सब राजा के द्वारा काम हुआ क्योंकि समृद्ध गांव होना, संपन्न गांव होना बहुत ज़रूरी था, तभी तो उनके राज्य भी संपन्न होते। तो बता रहे हैं कि दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांव में लोग 3 तरह के लोग रहते थे। मतलब दक्षिण मतलब साउथ में, उत्तर नॉर्थ में 3 तरह के लोग रहते थे। कैसे रहते थे? पहले तमिल में देख लेते हैं, नीचे दक्षिण में देख लेते हैं। तमिल क्षेत्रों में भूस्वामी होते थे। भूस्वामी मीन्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उन्हें बोलते थे वेल्ला। साधारण जो हलवाई थे, हलवाई मीन्स जो हल चलाते थे, उनको उड़वार या उड़वार कहते थे, है ना। और जो भूमिहीन मजदूर थे, मतलब जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी, उन्हें दास, सियर और अदमई कहा जाता था, जिनके पास भूमि नहीं रहती थी। अब उत्तरी हिस्से में बात करते हैं, अपने यूपी साइड में। इधर गांव के प्रधान होते थे। प्रधान अब भी होते हैं, पहले भी होते थे। तो अभी तो हम प्रधान नहीं बोलते हैं, लेकिन पहले जो रहते थे उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। जो मतलब प्रधान थे उन्हें प्रधान नहीं कहा जाता था, उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। ये जो ग्राम भोजक थे, ये ज़्यादातर अनुवांशिक थे। अनुवांशिक मीन्स के एक ही परिवार के जो लोग थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते थे। जैसे कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ऐसे ही ग्राम भोजक का पद जो थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। बेटे का बेटा ग्राम भोजक। ठीक है, ग्राम भोजक के जो पद आमतौर पर गांव के सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। भूस्वामी में इसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन रहती थी। पूरे गांव में इतनी ज़मीन नहीं रहती थी जितनी इसके पास रहती थी। साधारणतया मतलब ज़्यादातर इनकी ज़मीन पर इनकी जो ज़मीन थी वहाँ पर दास मजदूर काम करते थे, जिनकी खुद की ज़मीन नहीं थी। इनके खुद के दास थे और मजदूर वो जिनके पास खुद की कोई भूमि नहीं थी, वो इनकी ज़मीन पर काम करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी इन्हें कर वसूलने का काम दिया करता था। मतलब पूरे गांव का प्रधान है तो उसको सभी जानते थे, उसकी सभी बात मानते थे और वो जो कह देता था वही काम होता था। इसीलिए उसी को कर वसूलने के लिए दे दिया जाता था। और बहुत बार यही न्यायाधीश का काम करता था। न्यायाधीश मीन्स के जज वाला काम करता था, फैसला सुना देता। अगर 2 गुटों में लड़ाई हो रही है तो यही फैसला सुना देता, देखो बात ख़त्म, ऐसे करके कोई भी फैसला सुना देता था। तो इसकी बात मानते भी थे लोग। और कभी कभी ये पुलिस का भी काम करता था, मतलब पकड़ने का भी। ठीक है, जो ग्राम भोजक थे उनके अलावा
एक स्वतंत्र कृषक भी थे। स्वतंत्र कृषक मीन्स कि इनके पास खुद की ज़मीन थी और क्या कहते हैं, वो किसी के भी अधीन नहीं थे, ना तो ग्राम भोजक के, ना किसी और के, ना राजा के, ना ग्राम भोजक के। इनकी खुद की ज़मीन थी और उस पर वो कृषि करते थे। इन्हें गृहपति कहते थे। गृहपति यह जो शब्द है गृहपति, यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है टेट सीटेट में कि गृहपति किसे कहते हैं। अब नाम से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कहते हैं, घर का स्वामी, मालिक, मुखिया। नहीं, गृहपति का मतलब है कि जो जिसकी खेती का, जो कृषि का मालिक, जिसके पास खुद की कृषि है उसका मालिक, खुद की खेती है उसका मालिक। गृहपति का मतलब यही होता है, ठीक है। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। वो तो वही होते हैं, दास होते हैं, काम करने वाले होते हैं और जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करना पड़ता था अपनी जीविका चलाने के लिए। जैसे ग्राम भोजक के यहाँ पे काम करते हैं तो वो दास और वही तो होते हैं, मजदूरी तो होते हैं। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। अधिकांश गाँव में, मतलब सभी गाँव में नहीं, ज़्यादातर। जैसे कि एक गाँव छोड़ के दूसरे गाँव छोड़ के, आजकल भी तो ऐसे ही है, किसी किसी गाँव में बढ़ई होते हैं, किसी किसी गाँव में नहीं होते हैं, दूसरे गाँव से बुलाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाएँ। प्राचीनतम तमिल रचनाएँ, जो तमिल की रचनाएँ उन्हें संगम साहित्य कहते हैं। जो पुरानी है संगम साहित्य कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि संगम साहित्य के कवियों के नाम बताइए, संगम साहित्य कहाँ से स्टार्ट हुई, उनका मतलब सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो बहुत कम स्तर पर दिया गया, अगर हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो उसमें और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अभी यही पढ़ते हैं जितना दिया गया है, ठीक है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई थी, जब हमारे क्या कहते हैं वेद लिखे गए थे, उसी के आसपास की बात कर रही है। वहीं तभी संगम, ये जो संगम साहित्य था वो इसी टाइम पर लिखा गया था, ठीक है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै एक जगह है कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता। संकलन मीन्स इकट्ठा करना। जो साहित्य थे अलग अलग जगह के साहित्य, वो सब मिला के एक मदुरै नाम की जगह थी, वहाँ पर सम्मेलन होता था, वहीं पर इनके साहित्य को इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। गांव में रहने वाले लोग जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वो यहीं से मिला है। मतलब हमने जो अभी ऊपर पढ़ा है ना कि ग्राम भोजक, विल्ला और अधिमई, ये सब शब्द जो हैं वो संगम साहित्य से ही प्राप्त हुए हैं, यहीं से जानकारी मिली है। आपको ये तो पता होगा कि मैंने पिछले चैप्टर में शायद मैंने आपको आहत सिक्के के बारे में पढ़ाया था। आहत सिक्के वो होते हैं जो मतलब छापे वापे नहीं जाते, उस पर किसी चीज़ से पीट कर, उस पर मतलब मार कर उसे वो करा जाता है, धातु को चपटे में थोड़ा सा दबाया जाता है, उसी को बोलते हैं आहत सिक्के। पिछले चैप्टर में मैंने शायद बताया था आपको। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार होते हैं, ठीक है। और कभी कभी आयताकार कैसे होते हैं, देखिए आयताकार होते हैं ऐसे करके, ये आयताकार हो गए, ठीक है। कुछ तो इस तरह के होते थे और कुछ गोल भी होते थे और कुछ वर्गाकार भी होते थे, ये वर्गाकार भी होते थे। तो ये इस तरह के सिक्के पहले होते थे, ठीक है। और ये किस तरह की धातु में, ये या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे जाते थे। ठप्पे मीन्स पीट कर ठेप दिए जाते थे, इस पर ठप्पा लगा दिया जाता था, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे पहले। ईसा के जो आरंभिक सदी थी वहाँ पे भी इनका प्रचलन था। ये कितने साल चले आहत सिक्के, लगभग 500 साल चले यही आहत सिक्के। ये चांदी या तांबे के सिक्के होते थे और ये विभिन्न आकृतियों में बने होते थे, जैसे कि बताया था मैंने अभी, ठोक पीट कर बनाए जाते थे। ये विनिमय के अन्य साधन, ये कविता है, इसके जरिए पता लगता है कि मतलब विनिमय कैसे की जाती थी। नगर और अनेक गतिविधियों के केंद्र, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। नगर किसी उदाहरण के लिए मथुरा जो है वह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मतलब एक तरफ तो यातायात होता था और एक तरफ से व्यापार होता था।
इस और उसके मुख्य रास्ते पर मथुरा स्थित था। ठीक है, इनमें से एक रास्ता तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था। उत्तर पश्चिम, जैसे ये मथुरा है तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो यहाँ से पूर्व की ओर एक रास्ता जाता था, इधर की साइड जाता था एक रास्ता। ठीक है, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, मतलब यहाँ से यहाँ जाता था। तो इस तरह से दो रास्ते थे, एक तो यातायात के लिए था और एक व्यापार के लिए था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। किलेबंदी मतलब किलेबंदी वो जो ऊंची ऊंची दीवारें लगा दी जाती थी ताकि कोई बाहर का अंदर ना आ सके और आक्रमण ना कर सके। इनमें तो अनेक मंदिर थे, मतलब यहाँ अभी भी मंदिर है, मथुरा में बहुत मंदिर हैं। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं वो मंदिर, बहुत सुंदर बने। प्रेम मंदिर कितना अच्छा है। तो इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। जो पशुपालक थे, जो किसान थे, वो लोगों के रहने के लिए भोजन जुटाते थे। जो लोग आते थे बाहर के, उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र भी था। अभी भी अच्छी मूर्तियाँ बनती हैं वहाँ पे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है और अभी भी है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। मतलब सिर्फ अपने भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। कृष्ण के मंदिर भी बहुत हैं और जैन के और बौद्धों की भी हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख लिखे गए हैं। प्रस्तर खंडों का मतलब कि जो पत्थर के टुकड़े थे उन पर और जो मूर्तियां हैं उन पर अनेक अभिलेख लिखे गए हैं। यह कैसे अभिलेख होते थे? जब किसी स्त्री पुरुष द्वारा, कोई पुरुष जिसने उनके द्वारा मठों या मंदिरों को दान दिया जाता था, तो उनके उल्लेख होते थे कि देखो उस व्यक्ति ने इतना दान दिया है और उस महिला या पुरुष ने इतना दान दिया है, तो उसका नाम लिखकर उस पर लिख दिया जाता था मूर्तियों पर और पत्थरों के खंडों पर। ठीक है, ये अभी भी उत्कीर्ण होंगे। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी और व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। मतलब जो राजा थे, रानी थे, जो शिल्पकार, व्यापारी, यही लोग दान करते थे। आम लोगों के पास तो खुद ही खाने पीने के लिए होता था, वही करते थे। उन्हीं के फिर नाम लिखे होंगे उन पर, इन्हीं राजा, रानी और अधिकारियों के। उदाहरण के लिए मथुरा के एक अभिलेख में सुनारों, लोहारों और बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ये सब दान करते थे। ठीक है, इन्हीं के उल्लेख मिलते हैं, तभी पता लगा, उल्लेख नहीं मिलते तो। चलिए आगे देखते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरास्थल मीन्स पुरानी जगहों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। क्या इस उत्तरी काले चमकीले पात्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो उत्तर में मिले हैं, और काले हैं, चमकीले हैं, इसीलिए उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था जो मिले हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं, जैसे कि कपड़े का उत्पादन पहले बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये हमें पता लगता है ग्रंथों में, लेकिन उसके कहीं प्रमाण नहीं मिले हैं। सिर्फ ग्रंथों में हमें पता लगता है कि वो कपड़ों का व्यापार भी अच्छा खासा होता था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके? कपड़ों के। और इनमें स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। अब देखते हैं ये उत्तरी काले चमकीले पात्रों का क्या मतलब है। उत्तरी काले चमकीले पात्रों का क्या मतलब? ये कठोर चाक निर्मित, चाक मीन्स जिस पर मिट्टी रखकर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि चाक पर बनाते हैं मिट्टी रख के, और वो पहिया सा घूमता रहता है और उसके ऊपर बनता रहता है। ठीक है, मिट्टी का बर्तन। धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र थे ये जो थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे और परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी, जिस पर वह पतली काली लेप लगाई जाती थी। इससे बर्तन शीशे की तरह चमकते थे, इसीलिए बोलते हैं इन्हें काले चमकीले
पात्र। ठीक है। अब आगे देखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, जैसा कि बताया कि वाराणसी और मदुरई इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। अनेक जो शिल्पकार थे तथा व्यापारी थे अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी। शिल्पकारों की जो श्रेणियाँ थीं उनमें प्रशिक्षण दिया जाता था, कच्चा माल उपलब्ध होता था और तैयार माल का वितरण भी होता था। क्या क्या होता था? ये जो श्रेणियाँ थी, जो शिल्पकार और व्यापार के जो संघ थे इन्हें श्रेणियाँ कहते थे। और जो श्रेणी थी इनमें प्रशिक्षण भी होता था, कच्चा माल भी मिलता था और तैयार माल भी मिलता था, मतलब तैयार माल वितरण भी होता था, बेचा भी जाता था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थीं। जो ये दो तरह की बता रहे हैं ना, ये जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, तो शिल्पकारों के तो ये सब चीज़ें होती थी कि मतलब कच्चा माल भी मिलता था और तैयार माल भी मिलता था। लेकिन जो व्यापार थे उनकी जो श्रेणियाँ थी वह व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ जो थी वो बैंकों के रूप में भी काम करती थी, मतलब लोग पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता। पहले भी लोग क्या करते थे कि इन्वेस्टमेंट करते थे इन श्रेणियों में, तो ये जो इनमें लाभ मिलता था वह ज़्यादातर मठों तथा धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था या फिर लोगों को लौटा दिया जाता था, जो निवेश से लाभ मिलता था। ठीक है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसीलिए आज मैं चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। कल हम इसका आधा चैप्टर करेंगे और पूरा कवर कर लेंगे, और बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, इसीलिए अभी यहीं पर चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।